Hello aspirants, welcome to today's current affair discussion. In this lecture we will discuss all the current affairs from the perspective of UPSC prelims and mains exam, the current affairs which are mentioned in today's newspaper. उसके साथ साथ हम देखेंगे कि 5-6 दिनों से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में डिस्कस हो रहा है जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूनिलेटरली टैरिफ्स को हाइक कर दिया गया अपॉन सेवरल कंट्रीज़ एंड ही केप्ट 10% बेसिक टैरिफ्स अपॉन ऑल कंट्रीज़ एंड डिफरेंट टैरिफ्स अपॉन डिफरेंट कंट्रीज़ डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड डेफिसिट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूएस टैरिफ हाइक्स का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। न्यूज़ में तो काफ़ी हम ड्रम है, हर दिन एक नया एडिटोरियल पब्लिश होता है। हर एक एडिटोरियल की सारी लाइंस यूपीएससी के हिसाब से काम की नहीं होती हैं, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे एनालिसिस ये करना है कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ने इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स को यूनिलेटरली बढ़ा दिया। टैरिफ्स कोई कंट्री क्यों बढ़ाता है, उसका पर्पज़ क्या होता है कि वो कंट्री अपने कंट्री में इंपोर्ट्स को रोकना चाहता है सो दैट वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो ग्रो हो सके। अब देखिए, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री माचिस बना रही है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये माचिस किसी कंट्री में, मान लीजिए इंडिया में ही, अगर 1 रुपये की इसकी कॉस्ट अगर 1 रुपये है, और अगर चाइना अपने कंट्री में, चाइना अपने यहाँ हाईली सब्सिडाइज करके जो प्रोडक्शन है उसको हाईली सब्सिडाइज करके इस माचिस की प्रोडक्शन कॉस्ट अराउंड 80 पैसे ले आता है, और ये माचिस अगर चाइना से 80 पैसे में इंडिया में इंपोर्ट होती है, तो यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो तो कंपटीशन से बाहर हो गई, उसको लॉस होगा। सेम चीज़ हो रही थी यूएसए के साथ में। यूएसए के अंदर चाइना बहुत सारी क्वांटिटी में अपने डिफरेंट गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था ऑन द प्राइस लेसर देन द प्राइस इन द यूएस इकोनॉमी। जो गुड्स यूएसए की इंडस्ट्री बना रही थी उससे सस्ते दाम पर चाइना उनको एक्सपोर्ट कर रहा था। और एक चीज़ और थी, अब क्योंकि चाइना प्रोडक्शन टैक्स वगैरह और ये सब टैक्स वगैरह वहाँ पर कम लगते हैं, ठीक है। टैक्सेस चाइना में थोड़े से कम है कंपेयर टू यूएसए, और चाइना के पास जो है लेबर सस्ती है। चाइना हैज़ वेरी चीप लेबर। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, कंपनीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब इसके चलते जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेच पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इसके चलते क्या हुआ कि जितनी भी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ थी उन्होंने अपने बेसिस शिफ्ट कर लिए इन द चाइना। अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो थे वो चाइना में शिफ्ट कर लिए। अब इससे यूएस इकोनॉमी को काफ़ी लॉस होने लगा। तो ओवर द टाइम हुआ ये कि यूएस और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मींस यूएसए चाइना से ज़्यादा खरीद रहा था कंपेयर टू चाइना को बेचने के, और यूएसए का दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट था। तो इसको करेक्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं अभी, उन्होंने यूनिलेटरली टैरिफ्स को बढ़ा दिया। इंपोर्ट जो टैक्स लगता है, इंपोर्ट टैरिफ्स को बढ़ा दिया, जिससे कि वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बचाया जा सके। तो ये तो थी मोटी मोटी जो बात न्यूज़ में है। अब देखते हैं कि इसका इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली क्या इफ़ेक्ट होगा। सो हाउ टैरिफ्स हर्ट इंडिया। सबसे पहले तो इंडिया की जो गुड्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगी यूएसए में, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कैसे। डिमांड जो है कम हो जाएगी, ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स एंड बिजनेस इनकम्स, जॉब कम हो जाएंगी, जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में घटेगा, लॉन्ग टर्म में हो सकता है बढ़ जाए अगर कोई ट्रेड डील साइन हो गई तो।
रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि इम्पोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे, फ्यूल इम्पोर्ट्स। अब क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी क्रूड ऑयल के लिए इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, अब इम्पोर्ट्स ही कॉस्टली हो जाएंगे तो इंडिया का जो एनर्जी बजट है वो ओबियसली बढ़ जाएगा। बैंक्स स्ट्रेस में आ जाएंगे क्योंकि एनपीएस बढ़ेंगे, अगर बिजनेसेस लॉस में जाएंगे तो आरबीआई को ईजिंग पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, अब बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं कि इन सब का मैकेनिज़्म क्या होता है, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जीडीपी की। यूएसए ने टैरिफ इम्पोज किए ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मीन्स इंडियन गुड्स विल बिकम कॉस्टलियर इन द यूएस। मान लीजिए कोई चीज़ टैरिफ से पहले 100 रुपये की जा रही थी और यूएसए ने, मान लीजिए कि स्टील है, स्टील 1 किलो अगर 100 रुपये का जा रहा है और यूएसए ने 23% टैरिफ स्टील के ऊपर इम्पोज कर दिया हाइपोथेटिकली, तो अभी स्टील का जो एक्सपोर्ट का प्राइस होगा यूएसए की डोमेस्टिक मार्केट में, जो इंडिया यूएसए की डोमेस्टिक मार्केट को बेचेगा, वो हो जाएगा 123 रुपये। ठीक है, तो ओबियसली जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो यूएसए की मार्केट के लिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ गया, तो उतना कॉम्पिटिटिवनेस प्रोडक्ट की नहीं रही। ठीक है, तो इंडियन गुड्स विल बिकम कॉस्टलियर इन द यूएस मार्केट। उससे क्या होगा कि यूएस बायर्स विल रिड्यूस डिमांड। जब कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो ओबियसली उसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, यूएस बायर्स विल रिड्यूस डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा, जब यूएस के मार्केट में डिमांड ही घट जाएगी तो क्या हम उसको और एक्सपोर्ट करना चाहेंगे? नहीं। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया विल फॉल मेनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, बिकॉज यूएसए ने इन्हीं 4 सेक्टर्स में मेजरली टैरिफ को इम्पोज किया है। अब जब एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे तो इंडियन कंपनीज़ का रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, रेवेन्यू लॉस होगा अगर इंडियन कंपनीज़ का, तो प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो जब कंपनी कमाएंगी नहीं तो प्रोडक्शन कॉस्ट घटाएंगी, अपने आप को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट घटाएंगी, तो जॉब लॉसेस होंगी तो लोगों की सैलरी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब सैलरी कम होगी, लोगों के पॉकेट्स में पैसा नहीं रहेगा, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो घटेगी। ठीक है, कंजम्पशन एंड, अब लोगों के पास सफिशिएंट इनकम नहीं होगी तो वो सेविंग्स भी नहीं कर पाएंगे, कंजम्पशन तो कर भी नहीं पाएंगे प्लस सेविंग्स भी नहीं कर पाएंगे। अब सेविंग्स किसके पास जाती हैं? बैंक्स के पास, स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट यहीं से निकलता है, बैंक्स लोन देती हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी घट जाएगा। अब जब ये सब घटेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा, तो जीडीपी भी घट जाएगा। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर क्या होगा। टैरिफ इम्पोज हुए ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स विल फॉल, अब तक समझ लिया। लोअर डॉलर अर्निंग्स, डॉलर की कमाई कम होगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली डॉलर की कमाई कम होगी, डॉलर हम कम कमाएंगे। लेस फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज कम बचेगा। रुपी डेप्रिशिएट्स, मीन्स रुपी वीकनिंग अगेंस्ट डॉलर। अब ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आप कोई गुड या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी यूएसए के सिटीजन को। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं यूएसए के सिटीजन को फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसकी प्राइस वैल्यू किस यूनिट में सेट करेंगे? ओबियसली रुपी में। अब यूएसए के पर्सन के पास क्या है? डॉलर। अब ये डॉलर, उसको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो वो क्या करेगा? डॉलर से रुपी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो मीन्स ही इज सप्लाइंग डॉलर एंड आस्किंग फॉर रुपी। रुपी की डिमांड बढ़ेगी, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ती है। अब अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो ओबियसली रुपी की डिमांड कम होगी, तो फॉरेन एक्सचेंज, तो
रुपया जो है डॉलर के कंपैरिजन में कमज़ोर होगा। जब रुपया कमज़ोर होगा मीन्स अभी अगर 82 रुपीज़ है एक डॉलर का, तो रुपया जब डेप्रिशिएट होगा तो हो सकता है 85 या 86 हो जाए, ठीक है, डॉलर के मुकाबले। तो इससे हमें क्या होगा कि हमें इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स विल बिकम कॉस्टलियर। अब इंपोर्ट्स ही कॉस्टली होंगे तो प्रोडक्ट्स की इनपुट कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मीन्स प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसर्स पास हायर कॉस्ट टू कंज्यूमर्स। जो बढ़ा हुआ प्राइस है प्रोडक्ट्स का वो अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा, वो आएगा कंज्यूमर्स के ऊपर। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन विल राइज। ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी विल राइज। नाउ इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ हाइक्स ऑन इंडियन रुपी। इंडियन रुपी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होता है अभी हमने समझ लिया था, एक बार और देख लेना। टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स, एक्सपोर्ट्स विल डिक्लाइन, रिडक्शन इन डॉलर इनफ्लोज, लोअर डिमांड फॉर इंडियन रुपी, रुपी डेप्रिसिएट्स अगेंस्ट यूएस डॉलर, कॉस्टलियर इम्पोर्ट्स, प्रेशर ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट बिकॉज डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इम्पोर्ट हमारे कम नहीं हुए हैं लेकिन एक्सपोर्ट कम हो गए हैं, तो डॉलर की सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल फॉर हायर इन्फ्लेशन एंड वीकर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आरबीआई इसका क्या रिस्पॉन्स देगी, यूएस टैरिफ के इम्पैक्ट में आरबीआई का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो टैरिफ रिड्यूस एक्सपोर्ट्स, जीडीपी ग्रोथ विल स्लो, ठीक है, एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगेंगे तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, रुपी घटेगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा, इंपोर्ट कॉस्ट विल राइज, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, बिजनेसेस एंड बैंकिंग स्ट्रेस विल इंक्रीज बिकॉज एनपीएस वगैरह बढ़ जाएंगे। अब आरबीआई मॉनिटर्स ग्रोथ स्लो डाउन, राइजिंग इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल रिस्क, सेक्टर रिस्क। आरबीआई को ये सब दिखेंगे चारों ओर। अब प्रॉब्लम क्या है, स्लोइंग ग्रोथ है, तो आरबीआई का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगी, ठीक है, आरबीआई कट्स रेपो रेट टू मेक लोन्स चीपर एंड बूस्ट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। लोन्स जब कम हो जाएंगे तो जो बिजनेस हाउसेस हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन की जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो अचीव होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम होगी और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, आरबीआई शुड सेल डॉलर्स फ्रॉम फॉरेन रिजर्व्स टू स्टेबलाइज रुपी। ओके, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो क्या होगा, इफ़ इन्फ्लेशन इज़ हाई आरबीआई में बैलेंस केयरफुली माइनर रेट कट्स के थ्रू एंड टाइट लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आरबीआई मेनली रेपो रेट से ही इन्फ्लेशन को अप डाउन करने की कोशिश करती, उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। बैंकिंग सेक्टर में रिस्क होगा, क्यों, क्योंकि एनपीएस बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक में आ नहीं रहा है, लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग्स नहीं आएंगी। उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई विल इंजेक्ट लिक्विडिटी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस और अदर टूल्स टू सपोर्ट बैंक्स। अब बात कर लेते हैं लार्जली इंडो यूएस रिलेशंस की। मिलिट्री एंड डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच में कैसी है। India is declared major defense partner by US. The status was granted in 2016. It is a unique designation to enhance defense technology sharing. फंडामेंटल एग्रीमेंट्स भी साइन कर लिए हैं दोनों कंट्रीज़ ने टू कैरी आउट डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस कोऑपरेशन। ये कौन से हैं, लिमोवा क्या है, म्यूचुअल एक्सेस टू मिलिट्री बेसिस फॉर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, कॉमकासा सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स थ्रू आर्म्ड फोर्सेस, बेका फॉर रियल टाइम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस शेयरिंग। इंडिया और यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं, कौन सी हैं, ये 4। डिफेंस प्रोक्योरमेंट और को प्रोडक्शन भी यूएस के साथ में हमारा ठीक ठाक है, जो कि अराउंड $20 बिलियन के आसपास हमने इंपोर्ट किया है इन द लास्ट डिकेड।
US and India are co-developing a project for named as GEF414 जेट इंजन। मीन्स यूएस और इंडिया मिलके एक जेट इंजन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका यूज़ हम तेजस MK2 में यूज करेंगे, जो कि 4 and 5 जनरेशन फाइटर जेट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप, इंडिया और यूएसए ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था 2008 में। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज ए responsible nuclear state despite being outside of non-proliferation treaty। Although इंडिया non-proliferation treaty का मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया को एग्जेम्प्ट किया गया था टू कोऑपरेट इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इट enables इंडिया टू एक्सेस ग्लोबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर फ्यूल। इट opened door to nuclear cooperation with other countries, for example जापान, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी में लीडर है। इसके आउटकम्स क्या हुए? यूएसए विल सपोर्ट फॉर इंडियाज मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप विच इज़ स्टिल पेंडिंग। इंडिया अभी भी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर नहीं है। यूएस कंपनीज लाइक वेस्टिंगहाउस एंड न्यू स्केल एक्सप्लोरिंग रिएक्टर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, स्मॉल स्केल रिएक्टर्स मेनली। चैलेंजेस क्या हैं? लाइबिलिटी इश्यूज अंडर इंडियाज सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। किसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो? प्रोग्रेस स्लो बट ऑनगोइंग। की ऑनगोइंग स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? डिफेंस में तो अभी हमने डिस्कस किया जेट इंजन्स हैं। टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, क्वांटम सेमीकंडक्टर एंड टेलीकॉम मीन्स 6G के ऊपर। स्पेस में वी हैव ए जॉइंट मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स निसार, नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स मिशन। इट विल बी लॉन्च्ड इन 2025। क्लाइमेट एंड एनर्जी में इंडिया US क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 का बजट कितना है? $4 बिलियन की यह पार्टनरशिप है। इसके अंदर डिफरेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। हेल्थ केयर में वी हैव ए कोऑपरेशन अंडर ग्लोबल बायोसिक्योरिटी एजेंडा एंड वैक्सीन रिसर्च पार्टनरशिप। की चैलेंजेस क्या हैं? एक तो ट्रेड डिस्प्यूट है, ओबियसली अभी टैरिफ्स को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। और WTO के अंडर USA का मेन कंसर्न क्या है कि इंडिया जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, एग्री प्रोडक्ट्स को हाईली सब्सिडाइज करके रखता है और उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ओपन ट्रेड। अब H1B वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, टाइटर US वीज़ा रूल्स अफेक्टिंग इंडियन IT प्रोफेशनल्स। रशिया रिलेशंस, इंडिया और रशिया की दोस्ती है रिगार्डिंग डिफेंस सेक्टर, तो ये USA को थोड़ा चुभती है। ह्यूमन राइट्स क्रिटिसिज्म, US ओकेजनली क्रिटिसाइजेज इंडियाज इंटरनल पॉलिसीज लाइक CAA एंड कश्मीर। टेक्नोलॉजी ट्रस्ट डेफिसिट, अब देखिए USA कई बार टेक्नोलॉजी ऑफर तो कर देता है लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात वो नहीं मानता है। लेकिन रशिया टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी प्रोवाइड कराता है कई केसेस में, जैसे ब्रह्मोस हमने साथ में डेवलप की है। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स कोलैबोरेट फर्दर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स? कैन दे कोलैबोरेट इन साइबर सिक्योरिटी, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म? यस, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज और आर the importance of the United States-India Civil Nuclear Agreement, also known as 123 Agreement. Statement 1. It allows India to produce nuclear weapons freely? No. किसी को भी freely nuclear weapon बनाने की इतनी परमिशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। इसके लिए ट्रीटी की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए।
इट enshores इंडिया एक्सेस टू न्यूक्लियर फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज. यस. It places India's civilian nuclear facilities under IAEA, International Atomic Energy Agency safeguards. Yes, इसकी मॉनिटरिंग में रहेंगे. तो स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट. मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ये आप देख लेना. ये यूएस इंडो यूएस रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंस एग्जाम. अब हम बात कर लेते हैं राजा रवि वर्मा के कंट्रीब्यूशंस के बारे में. यूपीएससी में GS1 पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग इंडियन पर्सनैलिटीज़. ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में राजा रवि वर्मा का जिक्र किया गया है एक आर्टिकल में, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको डिस्कस कर लेते हैं. राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1848 में हुआ था इन किलीमन्नूर पैलेस, त्रावणकोर. ही वॉज पैटर्नाइज्ड बाई त्रावणकोर रॉयल फैमिली. टाइटल राजा, ये असली में राजा नहीं थे, इनको राजा का टाइटल दिया गया था बाई महाराजा ऑफ त्रावणकोर. इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, नोटेबल कुछ काम हैं जो बहुत चर्चित हैं, जैसे हंस दमयंती, जटायु वधम, लेडी विथ फ्रूट, द ट्रायम्फ ऑफ इंद्रजीत. ये सभी क्या हैं? ये सभी पेंटिंग्स हैं. ठीक है, कभी अगर पेपर में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि ये क्या है, ठीक है, दीज आर द क्रिएशन ऑफ राजा रवि वर्मा, हंस दमयंती, जटायु वधमान, लेडी एंड फ्रूट इन द ट्रायम्फ ऑफ इंद्रजीत. व्हाट आर दे. ठीक है, तो क्वेश्चन होगा कि ये पोएम्स हैं, ये म्यूजिकल कंपोजिशंस हैं, ये पेंटिंग्स हैं, ये स्कल्पचर्स हैं. ठीक है, तो सही आंसर होगा उसका पेंटिंग्स. अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? देखिए, पेंटिंग सेक्टर में इनके, पेंटिंग के फील्ड में इनके काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट भी कहा जाता है. ठीक, मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स. कौन से स्टाइल? कि ही ब्लेंडेड यूरोपियन रियलिज्म विद इंडियन माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स. ही पॉपुलराइज्ड इंडियन माइथोलॉजी, मेड हिंदू गॉड्स एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत विजुअली एक्सेसिबल टू द मासेस. अब देखिए, जो ऐसा कहा जाता है कि भगवान की जो पहली तस्वीर बनाई गई थी वो राजा रवि वर्मा ने ही बनाई थी इन द इमेज ऑफ ह्यूमन. ठीक है, जो सरस्वती की आप तस्वीर देखते हैं कि हाथ में वीणा है और हंस के ऊपर बैठी हैं, एक हाथ में किताब है, तो ये जो तस्वीर बनाई थी ये राजा रवि वर्मा ने ही बनाई थी. मास प्रोडक्शन ऑफ आर्ट. ही स्टार्टेड राजा रवि वर्मा प्रेस एंड प्रिंटेड अफोर्डेबल ओलियोग्राफ्स एंड डेमोक्रेटाइजिंग आर्ट. मीन्स जो पेंटिंग्स थी पहले रईस लोगों का, जो रिच लोग थे उनका ही शौक होता था, वही उसको अफोर्ड कर सकते थे, जो हैंड बेस्ड पेंटिंग होती थी. लेकिन रवि वर्मा ने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करी, जिससे वो पेंटिंग्स का मास प्रोडक्शन कर सकते थे. तो पेंटिंग्स को उन्होंने अफोर्डेबल बना दिया फॉर द पुअर पीपल ऑल्सो. इन्फ्लुएंस ऑन नेशनलिज्म. He reinforced cultural pride during colonial rule by reviving indigenous imagery. Modern depiction of women. He portrayed Indian women with grace, dignity, strength and influencing public imagination. क्रिटिसिज्म भी इनका काफ़ी होता है कि इन्होंने इंडियन आर्ट को, इंडियन रिलीजियस आर्ट्स को, इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वेस्टर्नाइज आर्ट में पेश किया, वेस्टर्नाइज तरीके से पेश किया. ठीक है, नेक्स्ट है क्लीन एआई. ये आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल है छोटा सा, क्लीन एआई, इंडिया सस्टेनेबल एआई ग्रोथ. अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है. ठीक है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं नेसेसरी है एंड सफिशिएंट भी है. इसके बिना 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. अब एआई की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नॉर्मली दिखता नहीं है कि एआई कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ एनर्जी. हम जो कुछ भी सर्च करते हैं ना, जैसे चैट जीपीटी में आप कोई भी कमांड अगर देते हो तो उसके लिए उसको काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको प्रोसेस करने के लिए. अभी चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, अभी रिसेंटली उन्होंने एक कमेंट किया था कि
आप चैट जीपीटी को आंसर्स के बदले थैंक यू जो टाइप करते हो ना, उसको प्रोसेस करने में उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं टू सप्लाई द पावर टू द डेटा सर्वर्स फॉर प्रोसेसिंग दैट थैंक यू वर्ड। तो आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि इकोनॉमिक गेन्स ऑफ एआई कुड आउटवे एनवायरमेंटल कॉस्ट्स इफ़ रिन्यूएबल एनर्जी इज़ यूज। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो हमें एआई से काफ़ी इकोनॉमिक गेन्स हो सकते हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स के बेस्ड एनर्जी पर ही डिपेंडेंट रहते हैं तो जो भी इकोनॉमिक गेन्स हम एआई से करेंगे वो एनवायरनमेंटल लॉसेस को आउटवे नहीं कर सकते। मींस एनवायरनमेंटल को हम ज़्यादा लॉसेस देंगे, एनवायरनमेंट को हम ज़्यादा लॉस पहुंचाएंगे कंपेयर टू अचीविंग दो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक गेन्स। तो इंडिया का भी एआई में क्या स्टेटस है कि इंडिया एआई मिशन इज स्टिल ए स्मॉल स्केल बट मस्ट इंटीग्रेट रिन्यूएबल्स। इंडिया अपना एक इंडिया एआई मिशन चलाता है। इसके अंडर इंडिया को क्या करना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी से इसको कैरी आउट करना चाहिए, इसको रिन्यूएबल एनर्जी से इसको पावर करना चाहिए। इंडिया का गोल भी है 2070 में नेट जीरो अचीव करने का, नेट जीरो कार्बन एमिशंस अचीव करने का, कार्बन न्यूट्रल बनने का इंडिया का गोल है 2070 तक। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सोलर को प्रमोट करो, विंड एंड न्यूक्लियर को प्रमोट करो, डेटा सेंटर। अब इंडिया एआई मिशन के बारे में जान लेते हैं कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2024। इंडिया एआई मिशन एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल एआई लीडर। की फोकस एरियाज कौन से हैं? टू इम्प्रूव एआई कंप्यूट कैपेसिटी सरपासिंग 10,000 गीगा प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है। इनोवेशन टू सेटअप इनोवेशन सेंटर्स, टू सेटअप डेटा सेट प्लेटफॉर्म्स। व्हाट आर दीज प्लेटफॉर्म्स? दीज आर रिपोजिटरीज ऑफ हाई क्वालिटी इंडियन डेटा सेट्स। जो डेटा का जो स्टोरेज सर्वर्स होते हैं ये वो होते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एआई यूज इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। फ्यूचर स्किल्स को डेवलप करना, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई डेवलप करना। एआई की जो कोड है, एआई का जो सोर्स कोड है, दैट शुड बी इन द टोन ऑफ एथिकल एंड ट्रांसपेरेंसी। स्टार्टअप फाइनेंसिंग, एआई स्टार्टअप्स को फाइनेंस करना। अभी हमने सर्वम एआई डेवलप किया है। इट इज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड इंडियन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं? लाइक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल। भारत जैन मल्टीलिंगुअल एआई मॉडल इनिशिएटिव डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? फोस्टर ओपन मार्केट कंपटीशन जिससे कि एआई में रिसर्च बढ़े। स्केल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोइंग कंप्यूट डिमांड। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें रिन्यूएबल्स को भी यहाँ पे एम्प्लॉय करना चाहिए। स्ट्रीमलाइन इंपोर्ट्स ऑफ एआई हार्डवेयर, कहाँ से परचेज करना है और कोशिश करें कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही हम बढ़ाएं। इनेबल फ्लेक्सिबल प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन टू अडेप्ट टू मार्केट शिफ्ट्स पोस्ट इंडिया एआई। ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।